नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में 14 घंटे से ज़्यादा बहस हुई। इस बहस में अलग अलग दलों के कुल 38 सांसदों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा लोकसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर लंबी बहस चली। दोनों ही सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अपने जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। इससे पहले बहस में विपक्ष की तरफ से भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में किए गए कई दावों पर सवाल उठाए। इसके बाद दोनों ही सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और यह व्यवस्था जहां सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनवाने का मौका देता है, वहीं विपक्ष के पास भी मौका होता है कि वो सरकार पर निगरानी के अपने फर्ज के तहत सरकार के कामकाज में कमी को सामने लाए। इस बात में दो राय नहीं है कि इस तरह की बहस में राजनीतिक टिप्पणी होना लाजमी है, लेकिन क्या समय के साथ यह महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था एक औपचारिकता बनती जा रही है? क्या राजनीतिक नफा नुकसान धन्यवाद प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों की राय तय कर रहा है? एक ऐसा मौका जो संसद में बहस के बाद देश को आगे की दिशा दिखा सकता है, क्या उस मौके का सही इस्तेमाल हो रहा है? आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस की क्या खास बातें रहीं, उस पर भी बात करेंगे। और इस बातचीत के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ बैठी हैं नीरजा चौधरी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी आपका। उनके साथ ही बैठे हैं AK भट्टाचार्य, जो संपादकीय निदेशक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और उनके बाद बैठे हुए हैं चंदू रॉय, जो हेड ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स हैं PRS के, जो लगातार संसद के कामकाज पर नज़र रखते हैं, उस पर शोध करते हैं। नीरजा जी, आपके साथ कार्यक्रम शुरू करना चाहेंगे। जैसा हमने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसमें सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया जाता है, फिर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और ये एक परंपरा रही है। आमतौर पर कुछ एक उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। लेकिन आज भी हमने देखा और ये अनुभव बताता है कि राजनीतिक टीका टिप्पणी लगातार बढ़ती जा रही है और जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, चाहे वो सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो कम होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये तो क्लियर है कि राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, अभिभाषण, वो सरकार की लिखा हुआ भाषण है। राष्ट्रपति अपने आप नहीं उसको लिखते हैं और वो मेरी सरकार की तरफ से ये उपलब्धियां हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो उपलब्धियां गिनाई जाती हैं और उसके बारे में टिप्पणी करती है विरोधी पार्टियां जी। और फिर उसकी समाप्ति में ये जैसे प्रधानमंत्री ने दोनों हाउसेज में उसका जवाब दिया। लेकिन आज की जो हुई कई चीज़ें बहुत ही, एक तो प्रधानमंत्री का बहुत ही आक्रामक जी रवैया था और विरोधी पार्टियों का भी बहुत जम के धावा बोला था। और दूसरी चीज़ जो हुई वो ये थी कि प्रधानमंत्री के भाषण को डिस्टर्ब किया गया। बैकग्राउंड में एकदम जैसे आ रहा था, वो होता नहीं है नॉर्मली। उसी तरह लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाषण को कल लोकसभा में उसको भी बहुत डिस्टर्ब किया गया। तो ये भी ऐसा होता नहीं है। आज जो पॉलिटिकली इंटरप्रिटेशन दी जा रही है प्रधानमंत्री के भाषण पे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उपलब्धियों के बारे में नहीं या विरोधी पार्टियों के सवाल के बारे में जवाब नहीं दिए, उन्होंने पूरा इंडिपेंडेंस, आज़ादी से लेके पेश करने की कोशिश, कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, राहुल गांधी के जो इलेक्शन था उस पे भी कि ताजपोशी किया जी। तो ऐसा लगा कि एकदम प्राइम मिनिस्टर बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं, तो बिल्कुल जैसे टेबल टर्न्स करते हैं ना, उसी तरह उन्होंने कोशिश की आज हर मुद्दे को लेके। लेकिन ऐसा लगा क्या हम एक चुनावी दौर में तो अब नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली पार्लियामेंट में ऐसा भाषण नहीं होता है, इलेक्शन भाषण ऐसे होते हैं जो आज देखने। लेकिन राजनीतिक टीका टिप्पणी हो, इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि संसद में सब राजनीतिक दल हैं। लेकिन जो एक रचनात्मक मौका होता है, विपक्ष की भी अगर बात करें, उसका काम है पहरेदारी का, निगरानी का सरकार के कामकाज पर। कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव आ सकते थे। जो परंपरा है राष्ट्रपति के अभिभाषण की, उस पे मैं आपसे जानना चाह रहा था कि विपक्ष के अगर रोल की बात करें, क्या वो जिस तरह का कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री का भाषण को डिस्टर्ब करना ही अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है इस तरह से।
और एक न्यू लो है। उसी तरह कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन का भी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, ये पहले नहीं होता था, ये भी एक नया लो है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है, जो आप कह रहे हैं ना कि शार्प क्रिटिसिज्म हो, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है जी, लेकिन वो क्रिटिसिज्म हो, वो पर्सनलाइज नहीं हो, और इस तरह से हल्ला गुल्ला जो हो रहा है, किसी भी चीज की मतलब कोई सीमा नहीं नजर आ रही है, और एक मर्यादा, कई बार चेयर भी बेबस और नजर मर्यादा भी नहीं रही है जी। कि A.K. भट्टाचार्य जी, आपके पास आना चाहूँगा। आज जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जैसे उन्होंने मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस की बात की, उन्होंने छोटे शहरों को नई एविएशन पॉलिसी के तहत छोटे शहरों को जोड़ने की बात की कि वहाँ पर हवाई सेवाएं जाएंगी, सस्ती दरों पर वहाँ पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो उसी तरह से विपक्ष के पास भी एक मौका था, और क्या ये नहीं हो सकता है कि विपक्ष, अगर सरकार की जनधन योजना है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोई कोशिश हुई है, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, उनको आप सामने ला सकते हैं, लेकिन विपक्ष ये मान सकता है कि हम इन चीज़ों का, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हम स्वागत करते हैं, या सरकार ये कह सकती है कि हमने ये कोशिश की लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। ये दोनों तरफ से ही हो सकता है ना। आपने ठीक कहा। देखिए, जैसे नीरजा जी ने कहा कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण का जो ये धन्यवाद ज्ञापन होता है जी, वो एक राष्ट्रपति का स्पीच नहीं, सरकार की स्पीच है, और सरकार की नीतियों का ब्यौरा होता है वो कि सरकार क्या किया है और क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। और ये जो मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये जो होता है वो डिबेट होता है, पर आज और कल जो हमने माहौल देखा, वो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक वातावरण थोड़ा भ्रष्ट हो गया, मुझे लगता है, क्योंकि डिबेट कम हुआ और तू मैं ज़्यादा हो गई। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक जो एक जो प्रथा है, एक शैली जो है, उसको मैं मानता हूँ मैं ये बहुत दुखद घटना है। जैसे प्रधानमंत्री भाषण के टाइम में लोगों ने बहुत गलाबाजी की, उसी तरह दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे उनके स्पीच में भी सरकार के लोगों ने गलाबाजी की। तो मुझे लगता है कि ये वातावरण ठीक नहीं हमारे देश के लिए, और एक बहुत अच्छा एक मौका था जहाँ पे भी एक सेंसिबल डिबेट ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज हम कर सकते थे। वो एक मौका विरोधी दलों ने भी लूज़ किया, और सरकार ने, मैं मानता हूँ कि सरकार को बहुत जल्दी छूट मिल गई इससे जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे इश्यूज उन्होंने रेस किए थे, जैसे उन्होंने जो एक देश एक चुनाव की जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज उन्होंने रेस किया। तो मुझे लगा कि ये एक मौका था जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने अपने भाषण में ये बात की थी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन था कि जो विरोधी दल इसका इशू करके डिस्कस करते, आलोचना करते, कौन राजनीतिक दल इस पे क्या कहना चाहता है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं। और एक है ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बात की प्रेसिडेंट साहब ने, प्रधानमंत्री ने भी उसका बस जिक्र किया, पर कोई डिबेट में ये सब चीज़ें बात नहीं है। प्रधानमंत्री का जवाब में कोई ज़रूरी नहीं हुआ, क्योंकि विरोधी लोग सिर्फ अगर अपोजिशन करेंगे सिर्फ आप, पर वो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं रेस करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक जो एक प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है। तो एक डेमोक्रेसी के अगर देखें तो आज 2-3 दिन की जो घटना जो घटी है वो काफ़ी मतलब दुखद रही, और ये आशाप्रद नहीं है। मैं चक्षु रॉय, आप लगातार संसद के कामकाज पर नज़र रखते हैं, आप लगातार शोध करते हैं। जो A.K. भट्टाचार्य कह रहे हैं, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब क्वेश्चन आवर होता है और विपक्ष की तरफ से अगर कोई किसी तरह की बाधा पैदा की जाती है तो उसका फ़ायदा उस मंत्रालय को या उस मंत्री को मिलता है, क्योंकि उसको घेरने का मौका उस वक्त में विपक्ष के बेंचेस के पास होता है, उनके सांसदों के पास होता है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरह के दृश्य देखने के लिए मिले, क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने एक बड़ा मौका खोया और एक गंभीर बहस कुछ बहुत गंभीर मुद्दों पर हो सकती थी, और सरकार पर जो निगरानी रखने का काम था विपक्ष का वो भी हो सकता था? श्याम, अशोक जी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे, उन्होंने कह रहे थे कि एक ये अच्छा मौका था जी, जिसमें शायद सरकार, उन्होंने ये नहीं कहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि शायद सरकार सस्ते में छूट गई
कि उनके छुटकारा मिल गया, जी जी, कि शायद सरकार के ऊपर अंकुश रखा जा सकता था और अंकुश रखा जा सकता था। अब इसमें मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से हमारी संसद के पास एक मौका था अपनी संसदीय व्यवस्था को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने के लिए, और उसमें एक व्यवस्था ये थी कि हमारी जो क्या कहते हैं लेजिस्लेचर है वो सरकार के कामकाज पर नज़र रखती है। तो एक जो डिबेट का जो डेप्थ हो सकता था वो शायद रह गया। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये कहा था और नीरजा जी ने भी ये कहा और अशोक सर भी ये कह रहे थे कि द वे फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से इस टीका टिप्पणी में, इस डिबेट में जो वे फॉरवर्ड की बात थी वो बिल्कुल रह गई। हमने पिछली अकम्पलिशमेंट्स की बात करी, उस पर टिप्पणियाँ हुई, काफ़ी सारी चीज़ों पर टिप्पणियाँ हुई, बट हमारा देश आगे किस तरह से जाएगा, सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, विपक्ष की उसके बारे में क्या राय है, वो शायद रह गया। मैं लोकसभा का जब डिबेट सुन रहा था तब उसमें भर्तृहरि मेहताब जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही। उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी राय रखी है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, बट कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है। पार्लियामेंट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, हम लोगों के कुछ सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव है, उन्होंने लोगों के सजेशंस क्या थे। तो जैसे मेहताब जी का सजेशन एक ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना क्या अनिवार्य किया जा सकता है कुछ लोगों के लिए, ताकि लोग इस डॉक्यूमेंट को देख सकें। तो मुझे क्या लगता है, एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे पास एक साल में एक ही मौका आता है जब हम एक ब्रॉड रेंज की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और ये और मेरे ख्याल से हमारी व्यवस्था में ये हम स्टेट ऑफ द यूनियन होता है अमेरिका में, क्वीन की स्पीच होती है जब हाउस ऑफ कॉमन्स खुलता है, तो हमारे लिए एक मौका होता है ये देखने के लिए कि आगे की दिशा क्या है देश की। और इस साल के लिए और ये इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा था क्योंकि ये राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था और आखिरी अभिभाषण शायद इस लोकसभा के लिए, शायद अगला अभिभाषण लोकसभा चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। तो अगर इस डिबेट को सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, इन डेप्थ करने के लिए कुछ हो सकता था तो वो शायद किया जा सकता था जी। और मुझे लगता है कि ये मौका हमने एज एन इंस्टीट्यूशन आज खो दिया है। जी नीरजा जी, हमने आप लोगों की चिंताएं समझी और सुनी, लेकिन जो भी बहस हुई और उस बहस का जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस की बात की, साथ साथ चुनाव कराने की बात एक बार फिर उन्होंने कही, वो कई बार कह चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी वो बात थी। उन्होंने जनधन योजना का जिक्र किया, उन्होंने हाईवेज़ का जिक्र किया। अगर मैं कहूँ कि पूछूं आपसे कि आज प्रधानमंत्री के भाषण की क्या खास बातें थी जिनको आप तवज्जो देना चाहेंगे? कि उन्होंने उपलब्धियां तो गिनाई कि मेरी सरकार ने ये किया है, ये ट्रिगर ऑफ किया है, प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, एनपीएस को लेके कांग्रेस की अच्छी धुनाई की कि इन्होंने लूट की। मतलब कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार था वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर गिनाना भी चाहते हैं कि ये आपके उसमें हुआ है, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और राफेल के ऊपर उन्होंने बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं पिछले दिनों में, सरकार के स्कैम हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं मानती हूँ, मैं अग्री करती हूँ ये कि कहीं ना कहीं जो एक भारी मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने आया और सीरियस है सरकार इसके बारे में जी, वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। अब ये सरकार जो कह रही है 1 नेशन 1 टैक्स 1 इलेक्शन, इसकी जो बात कर रही है, जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार का प्लान क्या है, किस तरह से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 50% स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा, इसकी टाइम लाइन क्या है, तो जनरल प्लानिंग क्या है सरकार की तरफ से, वो पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेने की एक बात थी। दूसरा जो ऑपोजिशन की तरफ से भी कहा गया और जिस पे ज़्यादा मैं मानती हूँ चर्चा होनी चाहिए, जो बहुत फार रीचिंग चीज़ इस बार के बजट में आई है वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके है जी। इस तरह की फार रीचिंग चीज़ पहले, अब आप ऑपोजिशन कह सकती है पैसा कहाँ से आएगा, पैसे का प्रोविजन नहीं है, वो एकदम वाजिब क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस तरह की सोच रखना के 50 करोड़ लोगों को जो टच करेगा, 10 करोड़ और ये एक ऐसा मसला है, स्वास्थ्य का ऐसा मसला है जो न सिर्फ गरीब, मिडिल क्लास, अच्छे परिवारों का बजट बिगाड़ देता है नहीं पूरा। बजट, और जहां सिटीजन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मोस्ट वल्नरेबल है जी।
उसको देश चाहेगा कि भाई कैसे होगा ये लागू। क्या आप बताइए हमें, अभी जो आ रहा है कि हम सोच रहे हैं इसके बारे में, पर क्या होगा कि नहीं, एक सवाल भी है लोगों के मन में, क्या ये एक सिर्फ कहने की चीज है कि सच में सरकार इसके बारे में सीरियस है। तो ये 2-3 चीजों को लेके सरकार की तरफ से भी मैं भी मानती हूँ कि हल्ला गुल्ला तरीका नहीं है, शार्प क्रिटिसिज्म कांग्रेस को, ऑपोजिशन को करना चाहिए, पॉइंटेड और फोकस्ड अगर आलोचना करनी है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फोकस्ड होना चाहिए। ए.के. भट्टाचार्य जी, 2 बड़ी बातों का जिक्र तो नीरजा जी ने किया, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक बड़ा अवसर भी था और एक बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि गुजरात के बाद रूरल डिस्ट्रेस की जो बात चल रही थी, एग्रीकल्चर क्राइसिस की जो बात चल रही थी, और जिस तरह से बजट में उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री अपनी सरकार की बताते हैं, चाहे वो मुद्रा योजना की बात हो, स्टैंड अप इंडिया की बात हो। क्या आपको लगता है कि आज के भाषण में अपने सरकार के इन फैसलों का वो डिफेंस दे पाए, वो उनको डिफेंड कर पाए? देखिए, ये मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियों की जो उपलब्धियां हैं जी, वो कम नहीं है। ये तो उन्होंने काफ़ी नई नीतियां अपनाई हैं। आप इसमें डिबेट कर सकते हैं कि कितना डिस्ट्रप्टिव हुआ है, कितना नीडलेस रहा होगा, डिमोनेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं तब भी कर दिया, जीएसटी लाए, इम्पॉर्टेंट जीएसटी थी पर सारे ग्लिचेस थी उसके अंदर, अभी भी उनकी साफ चल रही हैं। उज्ज्वला स्कीम है आपकी, एक गैस चूल्हा देने का, वो बहुत बड़ा एक स्कीम है, मैं मानता हूँ। जैसे कि हेल्थ स्कीम एक प्रॉमिस है, पर उज्ज्वला स्कीम जो ऐसा है कि जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस के तरह जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वो ये एक सब्सिडाइज्ड गैस कनेक्शन देना, वो करीबन 23 मिलियन फैमिलीज़ को मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ की टारगेट था 51 मिलियन, यानी 5 करोड़ के जगह में 2.3 करोड़ फैमिलीज़ को ऑलरेडी मिल चुके हैं जी। तो मैं मानता हूँ कि ये सारे जो उपलब्धियाँ जो हैं वो काफ़ी हैं, और उन्होंने गिनवाई भी हैं अच्छी तरह से, तो इसमें तो कोई दो राय है। पर जहाँ पे एक आशा की अपेक्षा है वो है कि जो डिबेट नहीं हुआ और कोई फ्यूचरिस्टिक, जैसे एग्रीकल्चर के एमएसपी पॉलिसी अनाउंस किया गया बजट में जी, 50% एक्स्ट्रा कॉस्ट में देंगे, पर हमें अभी तक इस अभिभाषण के डिबेट में कोई विरोधी, कोई वक्ता नहीं आया जो ये नहीं सरकार से पूछे कि भाई आप ये किसके बेसिस में कर रहे हैं इसको, एमएसपी ये A2 में कर रहे हैं या C2 में कर रहे हैं जी। तो सदन क्या है, सदन में तो ऐसी चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए देश के सामने। हेल्थ में आपने इतने बड़ी एक स्कीम लाए हैं, उसकी फंडिंग कैसे होगी, ये 50,000 करोड़ की खर्ची है या 1 लाख करोड़ की खर्च है, ये वो पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे चीज़ों में, और ये हेल्थ, एग्रीकल्चर और जो जीएसटी, तो ये 3 जो चीज़ जो हैं आपका, और एमएसएमई सेक्टर की जो जॉबलेस है, वो जॉबलेस में भी काफ़ी उन्होंने दिया, पर उसमें भी मैं मानता हूँ कोई डिबेट नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने ये दावा किया कि 70 लाख एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुए हैं, पर वो जो प्रपोजिशन जो था उनका, किसी की जो एक अंडर द स्कैनर नहीं आया, क्योंकि हल्ला हुआ, सिर्फ बात नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। तो इश्यूज काफी आई हैं, पर वो इश्यूज को निगरानी से शायद कुछ और ज्यादा उस पर चर्चा हो सकती, चर्चा नहीं हो सकती। चक्षु राय, अगर विपक्ष के नज़रिए से बात करें, और राज्यसभा में हमने आज डिबेट सुना लोकसभा के बाद, उसमें जब उनके उपनेता आनंद शर्मा बोल रहे थे, तो उन्होंने कई जो लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कई कांग्रेस पर आरोप लगाए, या जिस तरह से नीरजा जी कह रहे हैं कि धावा बोला, वो काफ़ी आक्रामक थे। तो उन्होंने जवाब तो दिया कि कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या क्या किया है, उनकी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, लेकिन एक विपक्षी पार्टी के तौर पर, क्योंकि विपक्ष के पास न सिर्फ सरकार को घेरने का मौका होता है, बल्कि संसद के मंच से देश के सामने अपना जो निगरानी का उनका रोल है, वो कितने उसको काबिलियत के साथ निभा रहे हैं, ये दिखाने का भी मौका होता है। तो विपक्षी पार्टियों के नज़रिए से अगर आप देखें इस बहस को, तो क्या आपको लगता है कि ये हाई पॉइंट था, या ये बेहतर बातें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं? श्याम, मुझे क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों का 2 तरह का रोल होता है जी। एक सरकार को घेरने का और सरकार की नीतियों को
इवैल्यूएट करके ये देखने का कि वो अच्छी हैं, ख़राब हैं या ठीक से काम कर रही हैं, तो वो अंकुश रखने का जो काम है वो उनका एक काम होता है। और विपक्षी पार्टियों का जो दूसरा काम होता है हमारे डेमोक्रेटिक सेक्टर में, वो है कि वो आइडियाज़ लाते हैं टेबल पे जी। वो आइडियाज़ जो शायद सरकार ने सोचे नहीं है या सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं कि भाई आप इन विषयों के ऊपर भी सोचें। तो मुझे दोनों सदनों में थोड़ा सा ये लगा कि जो डिस्कशन का दायरा था वो काफ़ी सीमित था। तो टीका टिप्पणी हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, अंकुश रखा गया, आंकड़ों पर आसपास ये क्वेश्चनिंग हुआ कि आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं, बट कुछ नए आइडियाज़ सरकार के लिए या देश के लिए मुझे दोनों तरफ से कम दिखे जी। एक ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि थोड़ी देर पहले हम लोग रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे थे, नीरजा मैम ने उसके बारे में बात करी। किसानों के ऊपर बजट में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। एमएसपी की बात अशोक सर ने करी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किसानों के बारे में बात की गई थी कि भाई उनके लिए क्या क्या किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात, बहुत सारे इश्यूज थे जो आए। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मिस रह गई। एजुकेशन सेक्टर के बारे में काफ़ी कम बातचीत हुई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी बातचीत हुई, बट एजुकेशन हम लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे जवान लोग हैं जो स्कूल। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि रोजगार को विपक्ष कहता है एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री ने उनको चुनौती उस मसले पर दी और उस पर नीरजा जी एक बेहतर शुरुआत हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। ये बात सही है कि आज बहुत बेहतर डिबेट हो सकता था, लेकिन क्या उम्मीद बनती है कि ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है और जैसा कि हम सब अलग अलग संस्थाएं होती हैं उनके सामने चुनौती आती है, उसी तरह से संसद के सामने भी ये चुनौती है और सब राजनीतिक दल मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे और एक बेहतर मौका है ये सरकार को घेरने। सरकार को अगर अपनी बात बताने का मौका है तो विपक्ष के पास घेरने का भी मौका है और ये मौका खराब नहीं होना चाहिए। ये रियलाइजेशन आएगा, एक करेक्शन होगा। देखिए, इसकी तो आशा हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। और ये भी कि पार्लियामेंट के अंदर सब्सटेंटिवली डिबेट होती है इश्यूज को लेके, चाहे एमएसपी को लेके हो, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके हो, जिसको देश चाहता है ज़्यादा जानकारी मिले कैसे होगा ये। लेकिन ये ना स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरह बनता जा रहा है पार्लियामेंट, और उससे बचना नारेबाजी और जो पॉलिटिकल जुमले और दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, उसी तक सीमित रह जा रहा है। दूसरा जो चिंता की बात है वो है जो आपस में जो कटुता आ गई है, वो कटुता कम की जा सकती है, कैसे की जाए। जी। नीरजा जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम हमें समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों लोग हमारे स्टूडियो आए, समय निकालकर आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था, वो एक मौका था सरकार के पास भी निश्चित तौर पर अपनी उपलब्धियां बताने का, साथ साथ विपक्ष के पास भी था कि वो सरकार से कुछ तीखे और फोकस्ड सवाल करते और जनता को कई सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिलती, कई सारी चीज़ों पर जो जवाबदेही संसद को सरकार की तय करनी होती है वो जवाबदेही जनता के सामने आती। बहरहाल हमेशा सीखने का मौका होता है और एक और बड़ा मौका होगा जब बजट के अलग अलग प्रावधानों पर बहस होगी और बजट का जब जवाब दिया जाएगा, तब हमारे सब सांसदों के पास और संसद के पास एक तरह से हम कह सकते हैं एक मौका होगा। इस उम्मीद के साथ कि उस मौके का सही इस्तेमाल होगा और जनता के प्रति सरकार और संसद की जो जवाबदेही है वो हम सुनिश्चित करेंगे। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो संसद से पूरी होंगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार।